रवि को भी पकड़ा गया, अभी सरकार उसे गिरफ्तार कर रही है, उसका कनेक्शन बता रही है किसान आंदोलन से, 26 जनवरी से भी उसका कनेक्शन बता रही है। इसको लेके क्या कहना है आपका? इनके निक्करधारी जो हाथ में सरेआम लाठी डंडे लेकर घूमते हैं, उनको लेकर देश की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन एक निहत्थी लड़की, मतलब आज डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो लोगों से उनके बोलने का अधिकार, जो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो जो छीनी जा रही है, वो सरासर गलत है। देश के अंदर से तमाम स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, छात्र संगठन के लोगों को उठाया जा रहा है। आखिर देश की सरकार क्यों उठा रही है? उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल कर रही है, उनके ऊपर NIA के जरिए, उनके ऊपर UAPA के जरिए, उनके ऊपर पुलिस के जरिए, FIRs के जरिए और नोटिस के जरिए कार्रवाई करवा रही है। देश की सरकार देश के अंदर, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो लोगों की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है, ये सरासर गलत है, क्योंकि भारत देश के अंदर सभी लोगों को आजादी है राइट टू स्पीच की, और जब ये राइट टू स्पीच की आजादी उनसे छीनी जाएगी तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आप और हम एक लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे हैं। जिस तरीके के आरोप उन पे लगाए गए जी, अगर हम उस तरीके से देखें किसान आंदोलन के पीछे की सपोर्ट को, तो एक आम जनता पर किसान आंदोलन को एक अलग तरीके से देखती है, एक खालिस्तानी मूवमेंट की नजर से देखती है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली दंगे के अंदर जब दिल्ली राइट्स हुए थे, उसको लेकर भी कुछ लोगों ने ऐसी टिप्पणी की थी, ऐसी टिप्पणियां करी थी और ऐसे ट्वीट भी करे थे और ऐसी वाणी और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन क्या करें जनाब, उनको तो Y+ की सिक्योरिटी मिल गई, जिन्होंने लाखों हजारों लोगों की जीवन की आजीविका को नष्ट कर दिया, जिन्होंने लाखों हजारों परिवारों के एक जीने के साधन को खत्म कर दिया। लेकिन आज अगर कोई भी देश के किसान का समर्थन करता है, देश छोड़िए विदेश की सरजमी पे भी करता है, तो भारत देश के द्वारा उसके ऊपर कानूनन एक्शन लिया जा रहा है। तो आखिर भारत के लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरीके से लोकतंत्र के अंदर मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है भारत के लिए? जबकि आप और हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में तो आजादी है राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम की, तो ये आजादी लोगों से क्यों छीनी जा रही है? क्यों अघोषित इमरजेंसी लागू कर देश के अंदर लोगों को आप साथ नहीं निकलने देते हैं? जब आपका मन करता है तब आप देश में इंटरनेट सेवा बेहाल कर देते हैं, जब आपका मन करता है किसान के ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं देते हैं। आपके पिताजी का हिंदुस्तान नहीं है ये हिंदुस्तान 133 करोड़ देश की तमाम जनता का है, जो इस देश के अंदर रहती है। और उस डेमोक्रेसी के अंदर जिसकी आप बात करते हैं ना, उसी डेमोक्रेसी के चलते हमारे देश में एक चाय वाला, जी हाँ चाय वाला, 3 बार बोलूंगा, चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है और तड़ी पार गृह मंत्री बनता है। ये देश के डेमोक्रेसी में है, जिस कारण वो बनता है। सरकार बातचीत ना करके जिस तरह से लोगों को पकड़ के खालिस्तानी सिद्ध करने पर लगी है इस आंदोलन को, क्या लगता है सरकार कामयाब होगी क्या अपने आप में? देखिए, सरकार की सुनिए, सरकार की अगर आप बात करें ना, तो सरकार तो इतना झूठ बोलती है और जुटेश्वर नाथ का तो कुछ कहना ही नहीं, वो सारी हदों को क्रॉस कर देते हैं। सरकार के प्रधानमंत्री, सरकार के नहीं, उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं ये, आपके और हमारे तो हैं नहीं। आपके और हमारे होते तो 200 से ज्यादा किसान भाई मर गए, उनको लेकर नहीं बोलते। लेकिन अगर आप और हम बोल दें तो हम भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जो संसद में खड़े होकर किसी को परजीवी, किसी को आंदोलनजीवी कहते हैं, वो क्या है? आपको लोकतंत्र में क्या अधिकार है कि आप किसी के लिए गलत प्रकार की टिप्पणी करें? यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और प्रधानमंत्री की बात पे अगर यकीन करें तो प्रधानमंत्री कहते थे नोटबंदी के बाद में 3 लाख करोड़ रुपए का काला धन आया है। आप सोचिए और समझिए, हमारे पास इतना खाली समय नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी की बुराई करते रहे 24 घंटे। आप सोचने को मजबूर तो होइए जनाब कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया देश के अंदर आता है, लेकिन उसके बाद भी हमें 1 लाख करोड़ रुपया जापान से उधार लेना पड़ता है मेट्रो के लिए। तो क्या ये सवाल आपको सोचने के लिए विवश नहीं करते, या आप लोग सोचने की क्षमता को खो चुके हैं? बताइए ना आप मुझे कि जब प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि 3 लाख करोड़ रुपया नोटबंदी से आता है काले धन के स्वरूप में,
तो फिर भी 1 लाख करोड़ रुपए हमें जापान से मेट्रो के लिए लेना पड़ता है। तो ये तमाम प्रश्न है। जिस सरकार की आप बात करते हैं ना, वो सरकार टोटल झूठी सरकार है। और अगर कोई बोले तो कहती है कि किसानों को भड़का रहे हैं। आप 300 से ज्यादा बहुमत लेकर बैठे हैं, आप समझा नहीं रहे हैं और मैं भड़का रहा हूं। ये तो इस सरकार की बात है। मीडिया की बात करते हैं, मीडिया तो तीनों बॉर्डर से दिखा रहा है कि अब भीड़ कम होने लग गई, देखिए का असर दिखने लगा किसानों पे। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, सरकार पे उन भड़ुआगिरी करने वाले पत्रकारों की तरह, देश के चौथे स्तंभ को जिनको कहा जाता है, उनकी तरह कोई सरकारी मदद नहीं आ रही कि बीच में घुस जाएं। समझ रहे हैं? जिस भोज में निमंत्रण नहीं, उसमें कुत्ता मरे हाथी मरे अपने बाप का क्या जाता है। लेकिन मीडिया उसी भोज में घुसती है। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आप भी सुनिए। आप एक बात मुझे बताइए, जिसको आप कह रहे हैं, आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपने कभी देश के अंदर पूछा है कि वो पत्रकार जो 40 से 50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए कमाते हैं, उनके पास ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी और फरारी और जैगुआर कहां से आती है? उनके को कोई दहेज में देके जाता है क्या? एक वो पत्रकार जो पहले एंकरिंग करता है और फिर कुछ चैनल का मालिक भी बन जाता है, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये रिश्ता क्या कहला रहा है? जरा ये तो बताइए। ये सारा कुछ हम ही बता देंगे। आई एम सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अगर आप लाइव दिखाते हैं तो आप आइए मेरे सामने और अपने चैनल के सीनियर एडिटर, मैं अभी नाम मेंशन करूंगा तो शायद यहाँ बवाल हो जाए, लेकिन अगर आप एक मिनट सर, स्टॉप। आप अगर दिखाएंगे तो लाइव चलाइए, कैमरा पूरे देश की जनता देखना चाहेगी। लेकिन अगर आपकी मंशा ये है, अगर आपकी मंशा ये है कि हम बोलना छोड़ दें, तो लोकतंत्र मुझे आजादी देता है। आप या आपके सीनियर चीफ एडिटर मुझे इस बात की आजादी नहीं देते कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं। मेरी मर्जी है, जो मेरे मन में आता है। नहीं हाइपर, अरे मेरा देश है। आप हाइपर की बात कर रहे हैं, उसके घर जाके आप पाल देंगे। जो 200 किसान मरे उनके घर को आप पाल देंगे। जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं हाइपर नहीं होऊंगा। आप जिम्मेदारी लेंगे 200 परिवार की, सब लोग, अरे 200 छोड़िए, 2 परिवार की लेंगे। अरे 2 परिवार की लेंगे। क्यों आप लेते हैं? आपके घर से कितने लोग हैं जो आर्मी में है? 1 मिनट, आप हाइपर की बात करते हैं ना, आप मुझे ये बताइए, आप उन 2 परिवार की जिम्मेदारी लेंगे? एक्सेप्ट करते हैं आप जिम्मेदारी को? सुन तो ले। अरे मैं सवाल सुनने के लिए नहीं आया। आप 24 घंटे सुनाते हैं। और सुनिए, पत्रकार नहीं, मुझे पता है 5-5 हजार रुपए में एक दाढ़ी वाला मौलाना और एक पंडित बिठाकर जो खेल रचा जाता है ना, वो पूरा देश देखता है। अरे सुनिए, नहीं मिलते, अरे नहीं मिलते। एक बार हाँ करिए, नहीं मिलते, नहीं मिलते। खाइए, इस पे हाथ रखिए, कसम ये तो आपके लिए सब कुछ है। आज एक्सपोज करूं, बताइए, आपके चैनल का नाम लेकर मेंशन करूं क्या? पूरा देश आपको दिखाए, बताइए ना। कुछ नहीं, अरे दिखाऊं क्या? सुनिए, मैं सुनाता हूं, सुनिए। आप रिपब्लिक भारत से हैं, ठीक है, लेकिन देश के चौथे स्तंभ होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं, देश का नागरिक होने के नाते। सबका सम्मान करो ना भैया। किसान प्रोटेस्ट में किसानों की बात करो ना। एक मिनट भाई, किसान प्रोटेस्ट में किसानों की बात करो ना भैया। जो एक बात मुझे बताइए, किसान प्रोटेस्ट के अंदर वो जो लड़की दिशा पकड़ी जाती है, सही पकड़ी जाती है। और एक बात मुझे ये तो बताइए, वो जो देश के लिए अनर्गल बयान देते हैं, उनको आप नहीं पकड़ते। आपके चैनल पे, अरे सुनिए, अरे के बारे में जानते हो आप? सुनिए, आप जिस इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आई हैव टू एजुकेट द चिल्ड्रन ऑफ द एनिमी, दिस इज अ पॉलिसी ऑफ इंडिया। आप एक मिनट सुनिए, आप जिस इंडिया में जहर बोलते हैं ना, हमारी पॉलिसी है कि हम दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ये पॉलिसी इंडिया की है, और आपकी तरह नहीं कि देश के अंदर, समझे? बिल्कुल। और यही पॉलिसी, सुनो, यही पॉलिसी, ये भी की क्षमता तो रखिए, सुनने की क्षमता तो रखिए। अगर आपके पास सुनने की क्षमता हो ना, तो आप एक्सेप्ट करिए। आप लोग आकर यहाँ पर फिर आप कहते हैं पत्रकारों से बदतमीजी होती है। आपके चैनल का कैमरा कहाँ है? आपका कैमरा कहाँ है? मैं नहीं हूँ, कैमरा कहाँ है? मैं नहीं हूँ वहाँ से। आपने खुद मेरे कान में बोला अभी कि मैं रिपब्लिक भारत से हूँ। नहीं, अब आप मना कर रहे हैं, बताइए ना। आपने बोला एक्सेप्ट करिए। नहीं आ रहा, ऐसा है हर बात का